चलो क्वेश्चन जो है वो हमारा होगा जो हमने लास्ट टाइम में पढ़ा था। ठीक है, क्या पढ़ा था हम लोगों ने? मल्टीप्लायर के बारे में पढ़ा था। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल लगाते हैं मल्टीप्लायर पे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि हमारे पास एक वोल्ट मीटर है। क्या है? एक वोल्ट मीटर। ऑलराइट। और उस वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है, इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस दैट इज आरवी, ये है आपका 1000 ओम। 1000 ओम है। ठीक है। और फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ वोल्टमीटर, यानी कि इस वोल्टमीटर से जो अधिकतम वोल्टेज हम मेजर कर सकते हैं उसको हमने कहा वोल्टमीटर का वोल्टेज वो है 15 वोल्ट। ठीक है, ओके। आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है सर। हाँ, आ रही है भाई। बिट्टू तुम्हारे साथ नेटवर्क की दिक्कत है तुम्हारे। ठीक है। हाँ, कह रहा है क्वेश्चन में कि हमको 300 वोल्ट का मेजरमेंट करना है। ठीक है, कितना करना है? 300 वोल्ट का। तो मल्टीप्लायर का मान बताना है, या क्वेश्चन में कहेगा कि कैसे हम 300 वोल्ट का मेजर करें। तो श्रेणी क्रम में लगने वाले प्रतिरोध का मान बताइए। भाई प्रश्न की भाषा ये हो सकती है कि श्रेणी क्रम में लगने वाले प्रतिरोध का मान बताइए, या प्रश्न की भाषा ये हो सकती है कि मल्टीप्लायर का मान बताइए, या सिर्फ इतना लिख देगा कि इस वोल्टमीटर के रेंज को आपको 300 वोल्ट करना है। तो कैसे करेंगे उसको आप करके बताओ। तो बेटा जरा जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। फॉर्मूला जिसको नहीं याद है मैं बोल देता हूं। आरएम निकालते थे हम लोग, है ना? आरएम निकालते थे। इसका मान बताओ। मैं चाहता हूं सब लोग आंसर करें। ठीक है, क्या आंसर आएगा? एम का मान बताओ सबसे पहले। सबसे पहले एम का मान बताओ। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का या मल्टीप्लाइंग पावर का मान बताओ। सर 20 आएगा सर। एम का मान यस सर। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? V अपॉन वी। वीएम V अपॉन वी वी था ना? वी होता है। हाँ सर। वी हाँ, अप वी अप। हाँ वी अपॉन वी। V मतलब कितना वोल्टेज हमारा है? 300 वोल्ट मापना है। कितना माप सकता है? 15 वोल्ट। 15 दूना हो गया 30, तो आ गया 20। एम का मान कितना आ गया? 20। ठीक है, इस एम के मान को क्या करोगे? आपस में बात ना करो बच्चे। क्या करोगे? यहाँ पुट करोगे तो कितना आंसर आएगा बताओ, कैलकुलेट करके बताओ।
19,000 ओम। 19,000 ओम। सही है, बाकी लोग भी करो। सही है प्रदुम, 19,000 ओम। हाँ सर उतना ही आएगा। हाँ, 1000 गुणे 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो 19,000 आ जाएगा। ठीक है, 1000 दिया ही हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 20 माइनस 1 19, तो 19 गुणे 1000 19,000। एक चीज तुम्हें डिफरेंस समझ में आ रहा है शंट और सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू में, जो मैं दिखाना चाह रहा था इस क्वेश्चन के माध्यम से, कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का मान है वो कितना ज्यादा आ रहा है। देखो 19,000 ओम, समझ रहे हो, और शंट में कितना आ रहा था, 0.01, 0.05, 0.02, दशमलव ऐसे करके आ रहा था ना। तो शंट का मान हमेशा कम होता है, कम होना भी चाहिए। ठीक है, एक मिनट रुको। ठीक है, शंट का मान कम होना चाहिए और सीरीज यानी कि जो हमारा सीरीज रेजिस्टेंस है मल्टीप्लायर का मान ज्यादा होना चाहिए। यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 19,000 सही आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया शंट के बारे में, सीरीज के बारे में, ठीक है, सब कुछ देख लिया। अब बात ये आती है कि ये तो उस वोल्टेज की बात कर रहे हैं जो हम मेजर कर सकते हैं, जैसे 200 वोल्ट, 300 वोल्ट, 50 वोल्ट, 100 वोल्ट। बट आपके पास मान लो 5,000 वोल्ट है, ठीक है, आपके पास 5,000 वोल्ट है। मेरी बात समझना बेटा, कॉन्सेप्ट है, या आपके पास 5,000 करंट का मान है, सोच रहे हो 5,000 एम्पियर करंट का मान है, एम्पियर, या 5,000 वोल्ट वोल्टेज का मान है। तो कैसे मेजर कर पाओगे? आपका जो इंस्ट्रूमेंट है एमीटर या वोल्टमीटर इतनी क्षमता का नहीं हो सकता, उसकी मैन्युफैक्चरिंग या उसका जो, बेटा अपना अपना वो कर दो, म्यूट कर दो, मुझे अभी यहाँ से म्यूट कर रहे हैं, मुझे स्क्रीन से वो करना पड़ेगा। ठीक है, अंकित कुमार म्यूट कर दो यार। चलो ठीक है, तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होता है बच्चे, वो इतना ज्यादा एफिशिएंसी नहीं होती है कि 5,000 वोल्ट को मेजर कर सके या 5,000 एम्पियर की करंट को मेजर कर सके, क्योंकि छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, उसकी क्षमता है 150, 200, 400, 500 वोल्ट, यही सब है। तो ऐसे में कैसे हम कंट्रोल करंट और वोल्टेज का मेजरमेंट कर पाए? ठीक है, ये बहुत जरूरी हो जाता है। उसी के क्रम में हम जब आगे पढ़ते हैं तो तीसरा हमारा जो टाइप था, जो थर्ड हमारा था, वो था इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। थर्ड हमारा टाइप था वो क्या था? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। किस लिए इस्तेमाल होगा? जहां पे हाई वैल्यू ऑफ करंट है, मैं ट्रांसफार्मर को XMR लिख रहा हूं, जहां पे हाई वैल्यू ऑफ करंट है, हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज है। अब जैसे आप अपने कॉलेज या अपने गांव साइड में देखोगे, जो हाई टेंशन तार होती है वो कहते हैं 11 केवी की लाइन है, सुने हो ना, 11 केवी की लाइन है, कहते हैं 11 केवी। 11 केवी मतलब क्या हुआ बेटा? 11,000 वोल्ट। 11,000 वोल्ट बहुत ज्यादा होता है। यह 11 केवी की लाइन पता कितने केवी की हो जाती है? ये 32 केवी की हो जाती है, कि मतलब किलो। ठीक है, और जब बरहुआ आपके कॉलेज के पास पड़ता है, वहां बेटा ये पहुंचते पहुंचते 66 केवी हो जाती है। सोच रहे हो कितना ज्यादा वोल्टेज है, मतलब 66,000 वोल्ट। ये तो कुछ भी नहीं है, 125 केवी पे ट्रांसमिशन होता है। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े ट्रांस पोल खंबे लगे होते हैं रोड साइड में, गांव साइड में, अक्सर डिस्टेंस पे, उसका वोल्टेज 125 केवी तक भी होता है। 125 केवी, समझ रहे हो, 125,000 वोल्ट, मतलब लाखों में चला गया। तो
ऐसा कोई डिवाइस तो आपके पास है नहीं कि जा करके वहां मेजर कर लोगे, वो डिवाइस भी खत्म हो जाएगी और जो जाएगा वो भी खत्म हो जाएगा, है ना। 125,000 वोल्ट मापना इतना आसान नहीं है, ठीक है। करंट का मान 5,000 एम्पियर है, बहुत ज्यादा है। तो क्या करते हैं ऐसे केस में, हमारे पास जो टेक्निक है, फिर वहां पे कंसेप्ट आता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है बेटा करंट ट्रांसफार्मर, जिसको हम CT कहते हैं, और एक होता है वोल्टेज ट्रांसफार्मर, PT कहते हैं। इसको एक नाम और कहते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, ठीक है। पोटेंशियल या वोल्टेज ट्रांसफार्मर कहा जाता है। क्लियर है बात को, ठीक है। अब आपके पास जो CT और PT या VT है, आप कहीं भी जब देखोगे, जैसे आप कभी बस सब स्टेशन जाना, बरौवा सब स्टेशन की तरफ जाओगे, चाहे आपके पास में, वहां पे आपको मिल जाएंगे CT और PT या VT, आपको वहां पे दिखाई देंगे, ठीक है। तो करंट के माप को मापने के लिए हम CT का इस्तेमाल करते हैं, वोल्टेज के माप को मापने के लिए VT या PT का इस्तेमाल करते हैं। अब इसको पढ़ने से पहले हमको जानना यह बहुत जरूरी हो जाता है कि पहले तो ट्रांसफार्मर क्या है, बात समझ रहे हो। अभी तो हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर पहले बाद में पढ़ेंगे, पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर क्या है। तो ट्रांसफार्मर के बारे में कोई बताएगा? म्यूट रुको, मैं हटा दूं पहले, थोड़ा सा आपसे बातचीत भी हो जाए इस क्रम में। हाँ बताओ, ट्रांसफार्मर के बारे में कौन बताएगा? बताओ प्रदुम। हाँ हाँ बोलो, आवाज आ रही है, बोलो, तेज बोलो, एक एक करके। हाँ ठीक है, एक एक करके बोलो। और सर हाई वोल्टेज लो वोल्टेज करके डिस्ट्रीब्यूट करना सर। अच्छा ठीक है, ये तो उसका काम हो गया, अच्छा काम है उसका। और क्या होता है ट्रांसफार्मर सर में? उसका दो काम होता है, लो हाँ वोल्टेज हाई वोल्टेज में भी करता है, हाई हाँ वोल्टेज को लो वोल्टेज में भी ठीक करता है, है। इसका ही बहुत अच्छा काम है। और क्या करता है? ये तो उसका बहुत अच्छा काम है। आप घर के आसपास ट्रांसफार्मर लगा होता है, आप वही देखते हो तो आपको पता है। और कुछ? और सर वो हाँ सर और सर वो जो ट्रांसफार्मर होता है हाँ, क्या होता है? नहीं सर, जो ट्रांसफार्मर होता है मतलब वो एक से अधिक मतलब हर जगह सप्लाई करता है इलेक्ट्रिक। अच्छा, सप्लाई वहां से करते हो, उसको बेसिकली हम बेटा फीडर कहते हैं, ठीक है। जैसे एक से एक जगह कनेक्शन जो होता है उसको फीडर कहा जाता है। हाँ हाँ सर। तो और ठीक और है, लो वोल्टेज को हाई। हाँ हाई वोल्टेज लो वोल्टेज हो गया, ठीक है। हाँ और कोई बताएगा? बस 4-5 योद्धा हैं क्या तुम्हारी क्लास में इलेक्ट्रिकल में? अच्छा चलो ठीक है। चलो देखो क्या है ना, कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है, सबसे पहले तो ट्रांसफार्मर के बारे में बेसिक सी बात ये जान लो कि ट्रांसफार्मर वोल्टेज को हाई और ज्यादा, सब सही बात है, सब सही बात आपने कहा, करता है। मेन काम क्या है इसका? पावर का ट्रांसफर करना, पावर का ट्रांसफर करना, ठीक है। पावर का ट्रांसफर करना कहां से कहां? फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर या अदर सर्किट, फ्रॉम वन सर्किट टू अदर सर्किट, पावर का ट्रांसफर करना। सबसे पहला काम ट्रांसफार्मर का ये होता है कि पावर का वो फ्लो बनाता है। जैसे पावर
बिजली का जनरेशन कहीं ना कहीं तो हो रहा होगा जहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पावर वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है, थर्मल पावर प्लांट मान लो है, एनटीपीसी का प्लांट है। अब वहां से पावर आपके घर तक आ रही है, तो पावर का फ्लो हो रहा है ना, तो वो क्या हो रहा है, एक स्टेप से हो रहा है। पहले पावर का फ्लो, पहले बिजली यहाँ बनी, फिर कुछ दूर गया सब स्टेशन, बड़े सब स्टेशन में गया, फिर छोटे सब स्टेशन में गया, फिर आपके गली मोहल्ले में आया, फिर यहाँ से लेके आपके घरों तक आया। ये हमारा मान लो घर है, ठीक है। तो कुछ इसमें स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है कि यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से आया। एक चीज क्या कॉमन है, कहीं वोल्टेज घटेगा कहीं वोल्टेज बढ़ेगा, एक चीज हमेशा कॉमन है, वो है कि पावर का जो ट्रांसफर है, पावर का जो फ्लो है, वो होता रहेगा, ठीक है। पावर वहां से कंज्यूम होती रहेगी, ठीक है। तो पहला काम हुआ। दूसरी चीज कंडीशन क्या होती है कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, मतलब स्थिर उपयंत्र है या स्थिर यंत्र है। स्थिर यंत्र में मतलब क्या है कि इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, मतलब इसमें कोई घूर्णन गति का पार्ट नहीं होता है, कोई घूर्णन गति नहीं होती। जैसे मोटर में क्या है, मोटर में क्या आपने पढ़ा होगा, जनरेटर मोटर पढ़ा होगा, उसमें कहीं ना कहीं लॉस होता है, रोटेशनल लॉस होता है, घूर्णन होती है। आप पढ़ रहे हो मशीन ना, वहां पे पढ़े हो घूर्णन, टॉर्क होता है, ये होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो घूर्णन नहीं है, रोटेशन नहीं है, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक है, स्थिर है, उसके अंदर कोई मोशन नहीं हो रहा है। तीसरी चीज, क्योंकि घूर्णन नहीं है, रोटेशन नहीं है, तो ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी है, यानी कि इसकी एफिशिएंसी क्या कहते हैं, क्षमता कह लो या ठीक है, शक्ति, जो भी एफिशिएंसी जो होती है, हिंदी एग्जैक्टली याद मेरे को नहीं आ रहा, जिसकी एफिशिएंसी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, अप्रॉक्स 98%, 99%, 97% होती है एफिशिएंसी। वहीं आप मोटर की एफिशिएंसी, जनरेटर की एफिशिएंसी 50, 60, 70% ही होती है, 60%, 65% यही होती है, क्योंकि लॉस होता है, रोटेशन से लॉस होता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर, और एक चीज, ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रिकल सर्किट आपस में कनेक्टेड नहीं होते हैं। फिर समझना, आप ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रिकल सर्किट आपस में कनेक्टेड नहीं होते हैं। यहां जो ट्रांसफर होता है पावर का, वो एक सिद्धांत पे होता है, और उस सिद्धांत को कहा जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये सिद्धांत पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है हमारा ट्रांसफार्मर, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है। तो ट्रांसफार्मर को पहले जान जाओ कि ट्रांसफार्मर का मैं एक बेसिक सर्किट बनाता हूं कि ट्रांसफार्मर कैसा होता है। ऐसे एक ट्रांसफार्मर के पहले डब्बा और डायग्राम देख, तो फिर सर्किट आपको बना के दिखाऊंगा। पहले ये समझ लो ट्रांसफार्मर कुछ ऐसा हेलो है। सर, सर एक बार हाँ, वो थ्योरी का नाम बता दीजिएगा जो अभी बताए थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेटा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो फैराडेज का है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, उसी पे ट्रांसफार्मर काम करता है, ठीक है। मैं अभी आगे बताऊंगा। ये ट्रांसफार्मर का कोर है, ठीक है। ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ बेसिक बातें जान लो कि ट्रांसफार्मर का ये कोर है। कोर मतलब इसका ऊपरी स्ट्रक्चर, ढांचा, ठीक है। इसमें दो तरह के, एक तरफ इनपुट होता है, ये मान लो इनपुट है, ओके, ये आउटपुट है। इनपुट मतलब क्या कि भाई कहीं वोल्टेज दे रहे हो तभी तो वोल्टेज बढ़ रहा है या वोल्टेज घट रहा है। मान लो यहाँ पे तुमने दिया 100 वोल्ट, मान लो, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया 500 वोल्ट, आउटपुट हो गया। समझ रहे हो बात को? तो इसी को कहते हैं इनपुट आउटपुट। लेकिन हम यहाँ पे ये नाम नहीं देंगे, हम कहेंगे यहाँ पे, इसको कहेंगे प्राइमरी, और एक तरफ कहेंगे क्या, सेकेंडरी, यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक। तो प्राइमरी में भी क्या होता है और द्वितीयक में भी क्या होता है कि एक क्वाइल होती है। तो प्राइमरी में ऐसे क्वाइल होती है, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में ऐसे क्वाइल बनी होती है, ठीक है। और सेकेंडरी में भी क्वाइल होता है इस प्रकार से, ठीक है। तो प्राइमरी सेकेंडरी में इस तरह से क्वाइल होता है। क्वाइल मतलब क्या है बेटा कि हमने टर्न लगा दिया, नंबर ऑफ टर्न्स लगा दिए यहाँ पे।
और कॉइल लगाने का मतलब ये होता है कि हम यहाँ पे सप्लाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको हमें सप्लाई देनी पड़ेगी, तभी तो इस कॉइल का मतलब है। और इसको सप्लाई दे रहे हैं, मान लो कोई वोल्टेज V सप्लाई दे रहे हैं, और ये हो गया बेटा हमारा आउटपुट। यहाँ पे हमने लेते, यहाँ पे हमने लगा दिया लोड, ठीक है, यहाँ हमको मिलेगा लोड से आउटपुट। मतलब समझो अगर हमने यहाँ 100 वोल्ट दिया तो यहाँ बन गया ये 500 वोल्ट, समझे? या यहाँ पे 1000 वोल्ट दिया तो यहाँ पे हो गया मान लो 200 वोल्ट, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि ट्रांसफार्मर में दो तरह की चीजें होती हैं, या तो वोल्टेज को वो बढ़ा भी सकता है और वोल्टेज को घटा भी सकता है। इस आधार पे हम ट्रांसफार्मर को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। क्या दो पार्ट है या दो टाइप क्या है? एक होता है स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन। स्टेप मतलब क्या होता है? सीढ़ियां, तो सीढ़ी चढ़ना जिसे कहते हैं स्टेप अप। तो जहां पे वोल्टेज का मान बढ़ता है, ट्रांसफार्मर द्वारा वोल्टेज का मान बढ़ गया तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया। और जहां पे ट्रांसफार्मर द्वारा वोल्टेज का मान पहले से घट जाता है या घटा दिया जाता है, उसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। बात समझ में आ रही? तो ये होता है स्टेप अप और नीचे हो गया स्टेप डाउन, ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो अब यहाँ पे जानने वाली बात आपके लिए और क्या क्या है। ट्रांसफार्मर आप लोग पढ़ोगे बेटा, अभी इलेक्ट्रिकल मशीन सर पढ़ा रहे होंगे तो उसमें आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, 3 फेज तक पढ़ोगे। लेकिन अभी बेसिक्स आइडिया मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है, बेसिक्स आइडिया आपको मैं दे देता हूँ कैसे क्या है, ठीक है। होता क्या है ना बेटा, देखो ये जो सर्किट है हमारी पहली वाली, ये जो कॉइल है और ये जो कॉइल है, क्या आपस में कनेक्टेड है? आपस में डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। ये कॉइल और ये कॉइल आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो जो मैंने सिद्धांत तो बोला वो क्या था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेस के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पे कार्य करता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक तरफ हम विद्युत देंगे, मतलब इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रहे हैं। यहाँ मान लो हमने इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया, समझ लो इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया, वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया। इलेक्ट्रिकल सप्लाई देने के बाद क्या होगा, इस कुंडली में यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी कॉइल को जब कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो वहां एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, और इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस कॉइल में, दूसरे वाले में, सामने वाले में अगर फ्लक्स परिवर्तन होगा, समझना, फ्लक्स परिवर्तन होगा। मैं फिर से बोलता हूं, इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिए तो यहां पे एक चुंबकीय क्षेत्र बन गया पहले वाले में, तो यहां पे फ्लक्स हो गया, फ्लक्स आ गया मतलब फाई फ्लक्स सेटअप हो गया। अब फाई फ्लक्स पूरे इसमें ट्रेवल करेगा, इस कोर में क्या करेगा, फ्लाई फ्लक्स सेटअप हो जाएगा, ट्रेवल नहीं करेगा, सेट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही ये फाई फ्लक्स इस दूसरे वाले कुंडली के संपर्क में आएगा तो क्या होगा, फ्लक्स में कट होगा। कट मतलब क्या होगा, चेंज होगा। चेंज मतलब परिवर्तन होगा, होगा कि नहीं होगा? और आपने पढ़ा है कि E इक्वल टू माइनस ऑफ एन डी फाई अपॉन डी टी, ये आपने पढ़ा है। तो जैसे ही डी फाई बाई डी टी यानी कि फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो क्या उत्पन्न होगा, तो क्या उत्पन्न होगा, विभव करंट। उत्पन्न होगा, विभव ई, ई उत्पन्न होगा। हाँ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ईएमएफ जैसे ही उत्पन्न होगा और सर्किट हमारी देखो क्लोज है तो इसमें करंट भी बहने लगेगी, ठीक है, करंट भी बहने लगेगी। तो जो वोल्टेज यहां उत्पन्न हुआ है ई,
और जो वोल्टेज आपने दिया है V, यहीं से डिसाइड हो जाता है कि हमारा ट्रांसफार्मर वोल्टेज के मान को घटा रहा है या बढ़ा रहा है। देखो आपस में कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इस प्रिंसिपल पे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के द्वारा हम आसानी से इसको समझ सकते हैं, क्या यहाँ पे वोल्टेज दिया जा रहा है और क्या यहाँ पे हमको मिल रहा है। एक बात और जान लो फिर आगे बढ़ेंगे। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नंबर ऑफ टर्न्स। जैसे क्वाइल मैंने बनाया पहले वाले में, तो फेरे है ना, बहुत सारे फेरे लगाए, ऐसे फेरे लगाए, ऐसे फेरे लगाते हैं, ऐसे मैंने पहले ही बता रखा है, ऐसे फेरे बनते हैं कुंडली में। तो फेरों की संख्या जो होती है, अगर हम पहले वाले की फेरों की संख्या को n1 मान लें और दूसरे वाले में हम n2 मान लें, यहाँ भी फेरे हैं और यहाँ भी फेरे हैं, दोनों में फेरे हैं। तो एक चीज आप याद रख लेना हमेशा कि जो n1 अपॉन n2 होता है, n1 अपॉन n2 होता है, वही आपका होता है v1 अपॉन v2। मतलब यहां जो वोल्टेज है वो है v1 और यहां जो वोल्टेज है वो है v2। तो n1 अपॉन n2 बराबर v1 अपॉन v2। ये चीज हमेशा याद रखना, बताऊंगा अभी, ठीक है? या सर जब पढ़ाएंगे आप लोगों को तो आप डिटेल में पढ़ना। n1 क्या है? पहले कुंडली में फेरों की संख्या। n2 क्या है? दूसरे कुंडली में फेरों की संख्या। V1 क्या है? पहले कुंडली में जो वोल्टेज हमने दिया। और V2 क्या है? दूसरे में जो वोल्टेज हमको प्राप्त हुआ। और एक चीज जान लो कि पहले में अगर करंट बह रही है I1, तो दूसरे में करंट कितनी बहेगी? I2। और ये बराबर हो जाता है N1 बाई N2 बराबर V1 बाई V2 बराबर I2 बाई I1, ना कि I1 बाई I2। ये याद रखना, ठीक है? N1 बाई N2 बराबर V1 बाई V2 बराबर I2 बाई I1, ठीक है? ये होता है ट्रांसफार्मर। इसी ट्रांसफार्मर के बेसिस पे हम अपने आगे की कार्रवाई को भी बढ़ाते हैं। जैसे N1 बाई N2 बराबर वोल्टेज है तो बेटा क्या हो गया? V1 बाई V2। V1 क्या है? प्राइमरी का। V2 क्या है? सेकेंडरी का वोल्टेज। यहां पे हो गया I2 बाई I1। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल टाइप में समझ लो। न्यूमेरिकल क्या है ऐसे समझ लो। मान लो N1 का मान है 10। N1 बराबर कितना है? वहां पे 10 फेरे हैं केवल, ठीक है? और N2 में जो है वो है 1000 फेरे। N2 में कितने हैं? 1000 फेरे। V1 पे मान लो जो वोल्टेज है वो था आपका 500 वोल्ट। मान लो V1 में जो वोल्टेज कितना है? 500 वोल्ट, ठीक है? V1 में। तो V2 का मान अगर निकालते हैं, ठीक है, तो क्या लिखेंगे? V1 बाई V2 बराबर N1 बाई N2। ये रखेंगे। N1 का मान बेटा हमने क्या रखा? 10 बटा 1000। क्या हो गया? 10 से 10 कट गया, 1 बटा 100। और V1 का मान कितना है? 500। तो V2 बराबर क्या हो जाएगा? 100 500, मैथ समझ में आ रही ना? छोटी सी मैथ्स है। गुड़े 100 कितना हो गया? कितना वोल्टेज हो गया बताओ? 50,000 का 50,000 वोल्टेज हो गया। मतलब इसको हम लिखेंगे अगर तो 50 केवी, 50 किलो वोल्ट, 50 केवी लिखेंगे इसको। अब बात मेरी समझना,
क्या डिसाइड किया है यहाँ पे, इसका वोल्टेज का मान बढ़ा है, कौन डिसाइड किया है? ये डिसाइड किया है नंबर ऑफ टर्न टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज्यादा है सेकेंडरी के, ठीक है, तो हमारा ट्रांसफार्मर देखो 50 वोल्ट और 50,000 वोल्ट में हमारा कन्वर्ट हो गया। होगा। हो गया ना, 50 वोल्ट सॉरी 500 वोल्ट 50,000 वोल्ट में हो गया। ठीक है, ऐसे ही करंट के लिए भी हम कर सकते हैं। तो इसी आधार पे हम तय करेंगे कि हमारा, समझना बात ध्यान से, मैं जो कहना जा रहा हूं, इसी आधार पे हम तय करेंगे या समझेंगे कि हमारा करंट ट्रांसफार्मर कैसा होगा और वोल्टेज ट्रांसफार्मर कैसा होगा। आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। आप जब पढ़ लोगे, इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिए कि N1 का मान ज्यादा हुआ तो वोल्टेज का मान बढ़ गया, N2 का मान ज्यादा होगा तो V2 का मान बढ़ जाएगा, V1 का मान बढ़ जाएगा। ये सब जब समझ लिए तो हम यहाँ से देखेंगे कि हमारा करंट ट्रांसफार्मर का क्या व्यवहार होना चाहिए, वोल्टेज ट्रांसफार्मर का क्या व्यवहार होना चाहिए, किस प्रकार से वो काम दोनों करेंगे। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हम वहां पे वो समझ लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो पहला कॉन्सेप्ट आपको ये हो गया। आगे बढ़ते हैं इसी में। देखो आपके सिलेबस में बेटा अलग से, मैं वही सिलेबस देख रहा था अभी, कि आपके सिलेबस में एक अलग से चैप्टर दे दिया है इसी चीज के लिए। यूनिट नंबर 5 है, और यूनिट नंबर जो सिलेबस अपडेट होकर के आया था, ठीक है, यूनिट नंबर 5 में सीटी और पीटी के बारे में अलग से दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बस बेसिक, या तो मैं यही पूरा बता दूंगा तो वहां पे इसको स्किप कर लेंगे, या कहोगे तो वहां बता दूंगा, यहाँ पे इसको केवल एक शॉर्ट में बता दूंगा। ठीक है, दोनों जगह में से कहीं भी हम इसको देख लेंगे। तो यहाँ पे हम डिटेल में देख लेते हैं, वहां पे हम उसको स्किप कर लेंगे। ठीक है, पहला चीज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है करंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर संबंधित कोई ऐसी चीज, हमारे पास चूंकि समय कम है बच्चे, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में शुरू करेंगे लेक्चर में। कोई दिक्कत ट्रांसफार्मर में? नहीं होना चाहिए। ठीक है, अटेंडेंस में कौन कौन है भाई? अटेंडेंस भी देख लिया जाए। अच्छा, रोल नंबर सबको पता है अपना? यस सर। यार अटेंडेंस भरने में बड़ा समय लग जाता है, सारा सेक्शन एक साथ है ना। चलो मैं नाम पढ़ देता हूँ कौन कौन है, लास्ट में सब ज्वाइन हो जाते हैं अटेंडेंस के टाइम में। हाँ? दिग्विजय सिंह, यस सर। प्रद्युम्न, संदीप, अभिषेक, बिट्टू, उमाशंकर, प्रांजल, अखिलेश, सिद्धार्थ, यस सर। अजय, संदीप, यस सर। विमलेश, शांति, शशांक, विष्णु, सत्यम, वैभव, अमित, वैभव राज सिंह और वैभव, अलग अलग है। हेलो सर। सर अंकित शुक्ला नहीं बोले। हेलो अंकित शुक्ला, आपका नाम? सर जितेंद्र सिंह सर। जितेंद्र तो बोले हैं। अजय हाँ, अंकित जितेंद्र सिंह शुक्ला। सर। सर, हमारा राजन प्रजापति। हाँ ठीक है, राजन, ठीक है। सर जितेंद्र सिंह सर। हाँ हाँ जितेंद्र, ठीक है। अजय कुमार। अंकित शुक्ला। हाँ ठीक है, अंकित हो गया। अजय कुमार। सर जो नहीं बोले हैं उनका नहीं लगाया क्या? नहीं नहीं, हो जाएगा, स्क्रीनशॉट से जो बचेगा हम उससे कर देंगे, स्क्रीनशॉट से कर देंगे, है ना। अजय कुमार हो गया। ठीक है जिसका नहीं होगा वो फोटो देख के कर देंगे जो आप शेयर करोगे। सर। रोल नंबर 6 सेक्शन बी।
हाँ प्रदीप, जी ठीक है, सर। कर देंगे, स्क्रीनशॉट रहेगा आप लोग का, हो जाएगा। 28 सेक्शन बी में संधि। ठीक है, हो जाएगा। सर 28 लगा दीजिएगा, बी सेक्शन बी ठीक संधि। ठीक ठीक है। और तुम लोग कॉलेज कब से आ रहे हो? सर जब से आप बुला रहे हैं। हम कहाँ बुला रहे हैं यार, हम तो कह रहे हैं घर ही से पढ़ो, क्या करोगे कॉलेज आके? नो सर, नो सर। हाँ सर, घर वाला ही सब कुछ सही लग रहा है। हैं, घर वाला सही है? नो हाँ, सर, इतना नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सर। नेटवर्क की दिक्कत तो है ही यार। अब सरकारी सिम में ज्यादा प्रॉब्लम है। सरकार तभी तो बेच रही है सब कुछ। लाइट भी नहीं आ रहा है सर गांव में। अरे गांव वाले में लाइट, के शहर में लाइट नहीं आ रही है तो गांव पे कहाँ से लाइट आएगा? यस सर। यूपीपीसीएल वाले हड़ताल कर दिए, तुम लोग भी हड़ताल वड़ताल करो, क्योंकि तुम लोग को भी जेई बनना हाँ होगा। हाँ, सर, सोलर पे जीना पड़ रहा है। प्राइवेट हो गया तो तुम लोग फिर, क्योंकि यूपीपीसीएल में डिप्लोमा वाले, इलेक्ट्रिकल वाले बहुत जाते हैं, वो सबसे ज्यादा उसी में जाते ही हैं। यूपीपीसीएल सर। हाँ, क्योंकि आप सर ये लोग सर इलेक्ट्रिकल का प्राइवेट हड़ताल। रहेगा तो नहीं जाएंगे हम लोग। नहीं, तब भी जाओगे, लेकिन अब जो सरकारी सुविधा मिलती है प्राइवेट में थोड़े मिलेगी। जो सरकारी मजा है बेटा, वो प्राइवेट में नहीं है ना? सर यूपीपीसीएल में सर मतलब सैलरी मिलता है सर, जब बिल ही नहीं लोग जमा करते हैं तो सरकार सैलरी देती है मिलता ना, है। सरकार यूपीसीएल घाटे में जाती है तब भी सरकार पैसा देती है, सैलरी देती है, भत्ते आते हैं, रहने को देती है, सब कुछ देती है। हाँ? लोग बिजली का बिल ना जमा करें तो सरकार को नुकसान। प्राइवेट हो रहा है सर, प्राइवेट हो रहा है तो सर